नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हम। टारगेट दिया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने गृह मंत्री अमित शाह को 54 चाहिए, 54 चाहिए। और अमित शाह आपको जानते हैं, आप भले ही उनकी तारीफ करिए, आलोचना करिए, जिस तरह से भी आप उनको क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन वो बॉस के यस मैन टाइप के आदमी है। बॉस ने जितना काम दिया उससे ज्यादा वो करके दिखाते हैं। तो टारगेट 54 का दिया था, अमित शाह ने 58 का जुगाड़ कर दिया है। और इसी 58 के जुगाड़ के साथ शिव जी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एक बड़ी हलचल मच गई है। आप ये मत सोचिए कॉकरोच जनता पार्टी उसी दिन मैदान में क्यों उतरती है जिस दिन कांग्रेस को उतरना होता है। आज कांग्रेस की बैठक थी, कॉकरोच जनता पार्टी बड़े ऐलान करती हुई नजर आई देश के बड़े बड़े शहरों में आंदोलन का। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्मूला फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का मामला संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे मजबूत कड़ी है शिव जी, भगवान श्री राम और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या, जिस अयोध्या के आधे अधूरे मंदिर के शिलान्यास का दंड प्रभु श्री राम ने भाजपा को दिया और मोदी साहब को 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर लाकर पटक दिया था। अयोध्या की उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस बार भी वही अयोध्या भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम को जो करोड़ों लोग देश भर से जा रहे थे शिव जी, जो चंदा दे रहे थे, उस चंदे में गड़बड़ी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। सफाई जरूर देने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उस पूरे प्रोसेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही पोल खोल रहा है। साधु संत महात्मा अयोध्या में रहने वाले लोग भी पोल खोल रहे हैं। और पता नहीं क्यों अब मोदी सरकार को और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि यार ये वाला मामला तो बैकफायर करेगा। भगवान श्री राम ने सत्ता में पहुंचाया, भगवान श्री राम ही क्या पता विदाई कर देंगे। इससे पहले कि वो विदाई कर दे, अब मोदी सरकार इस देश में मिड टर्म पोल की, जी हाँ शिव जी, मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रही है। और ये चुनाव अगले साल जो मार्च अप्रैल मई जून में नीट का एग्जाम होगा, सीयूईटी का एग्जाम होगा, एनटीए का एग्जाम होगा, उससे पहले करने की तैयारी है। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में या 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, 5 राज्य बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य रखा था उन्होंने, वो लक्ष्य फेल हो गया। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा संभावना इस बात की शिव जी की दीपावली के बाद यानी नवंबर दिसंबर में इस देश में मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं। लेकिन वो 54 का खेला क्या था, वो 58 कहां से आ गए। और कुल मिलाकर 356 वाला मामला क्या है, उत्तर प्रदेश वाला मामला क्या है, भगवान श्री राम मंदिर वाला मामला क्या है, और क्यों मध्यावधि चुनाव करवा रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर ही क्यों बेस्ट है नरेंद्र मोदी के लिए। और अचानक शिव जी भारतीय जनता पार्टी में हलचल शुरू हो गई है, मोदी सरकार में हलचल शुरू हो गई है, नई टीम के गठन की बात कही जा रही है, एनडीए की बैठक हुई, उस बैठक में कई तरह की बातें कही गई। और अब तो प्रधानमंत्री ने अपना काम कर लिया, क्योंकि अब 50 साल बाद या 60 साल बाद या 100 साल बाद कोई आजकल के अखबारों को खोलेगा तो उनको लगेगा कि भैया नेहरू जी से भी ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया था। अब जो खोलेगा कम से कम 50-60 साल बाद वही पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अब उन्होंने अपना काम कर दिया। अब उनको लगता है कि विदाई होने से पहले, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था मोदी 29 का लोकसभा चुनाव हार कर सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते हैं, तो इससे पहले हालात बिगड़े, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर जाए, इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आए, योगी आदित्यनाथ को खेल करने का मौका मिले, और भगवान श्री राम के मंदिर में आ रहे चंदे, एनटीए एग्जाम, नीट का गड़बड़ झाला, इस देश के करोड़ों युवाओं की दिक्कतें, और अभी अमेरिका ने जो हमला किया, जो होमुर्ज वाला जो मामला है, वहां पर तो जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे उनके परिवार के व्यक्ति की मौत हुई। ये तमाम चीजें अब उनको लग रहा है। और आने वाले दिनों में देखिए जो संकट पैदा होने वाला है, आप उसको अक्टूबर नवंबर तक तो किसी तरह से हेरफेर करके कुछ ना कुछ कर सकते हो। उसके बाद आप तेल का संकट बढ़ेगा, गैस का संकट बढ़ेगा, सोने में जो गड़बड़ झाला हो रही है वो तमाम चीजें निकल कर सामने आएगी। क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि जो गोल्ड लोन जिन लोगों ने लिया है, तो सरकार ने बैंकों से भी मांगा है कि भैया कितना सोना आपके पास है ये बताओ, फिर मंदिरों के सोने पर भी नजर जा सकती है। ये एक बड़े संकट का काल आने वाला है। और उससे पहले नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चलो
एक बार और जनता की आंख में धूल झोंकते हैं। इस बार हम कुछ नया करेंगे। और वो नया क्या करेंगे? क्योंकि एक मुद्दा तो चाहिए जो क्लिक करेगा। वो मुद्दा कौन सा है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिड टर्म पोल में जा सकते हैं? वो मुद्दा जुलाई में सामने आ जाएगा। जुलाई में संसद का मानसून सत्र, एक बड़ी तैयारी, मोदी सरकार में हलचल मची हुई है। और मानसून सत्र में मोदी सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिसके लिए ये नंबर का जुगाड़ किया गया। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाकर संसद यानी लोकसभा भंग करने की सिफारिश मोदी साहब कर सकते हैं। और मिड टर्म पोल अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। ज्ञानेश कुमार है तो सब कुछ मुमकिन है। ज्ञानेश पर ज्यादा भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि जो भी वो लेकर आएंगे वो इसी तरह से करेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैडमिंटन खेल रहे हैं। और मित्र वेता का क्या हुआ, बाकी चीजों का क्या हुआ तो अलग बात है। लेकिन ये इस वक्त इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर, मिड टर्म पोल की तैयारी मोदी साहब कर रहे हैं। आंकड़ों के जरिए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी शिव जी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। ये लाइन हमेशा खुली हुई है और ये मेरी नहीं है, ये मोदी जी खुद की कही हुई है। कल मोदी जी का जश्न मनाया जा रहा था, नेहरू से ऊपर उन्हें दिखाया जा रहा था, नेहरू से बड़ी उनकी कामयाबी दिखाई जा रही थी। दिखाने वाले जने क्या क्या नेहरू को बता रहे थे। कोई उनके चरित्र को लांग रहा था, कोई छवि को लांग रहा था, कोई कर्मों को लांग रहा था, कोई भारत के टुकड़ों को लांग रहा था, कोई कह रहा था उनके सामने क्या विपक्ष था। नेहरू से बड़ा विपक्ष भी किसी के सामने था। ये कहो कि मोदी के सामने विपक्ष की औकात क्या है? जो विपक्ष अपने प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकता है, जो विपक्ष अपने प्रधानमंत्री से अपनी बात नहीं कह सकता है, वो क्या विपक्ष है? अगर किसी के पास इसका तर्क हो तो हमें जरूर कमेंट में बताएं। और रही बात मिड टर्म चुनाव की, तो मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी अपने सपनों को लेकर बहुत परेशान है। मोदी का सपना था कि कुछ ऐसा मैनेजमेंट कर दीजिए कि ताकि फिर किसी और का असर ही खत्म हो जाए। कल उनका बयान जो लोग सुनेंगे वो हैरान होंगे कि कांग्रेस के बढ़ते प्रकोप पर अब तक कांग्रेस को मुस्लिम परस्त कहने वाले नेहरू कांग्रेस को हिंदुओं का नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी बताने लगी। भाई, मुस्लिम परस्त कांग्रेस हिंदुओं का क्या नुकसान पहुंचाएगी? कांग्रेस ने हिंदुओं का बड़ा नुकसान कर दिया, हिंदुओं को साथ लेकर। अब आप बताइए, मिड टर्म चुनाव होगा क्या नहीं होगा? ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं। कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक सीट का चीरहरण हुआ, कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलकर आया, अब तक चुनाव आयोग ने कोई उस पर फरमान नहीं सुनाया। सर्वोच्च अदालत पहुंचे तो कहा परिणाम रोक दो, उन्होंने कहा परिणाम नहीं रोकेंगे, कल सुनवाई करेंगे। कल क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं मालूम। और आज सर्टिफिकेट दे दिया है शिव जी। मध्य प्रदेश में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को दे दिया उन्होंने। अब बिल्कुल दे दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो सर्टिफिकेट के जरिए वो भी सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी कि मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है, और 5 साल 6 साल उनका इसी में चल जाएगा, जो मेरा अपना आकलन है। जीत के सर्टिफिकेट के बाद अक्सर ऐसा होता है। और अगर चुनाव आयोग ने कह दिया कि पर्चा सही है तो चुनाव होगा तो फिर वोट पड़ेंगे। तो ये सब चीजें, और फिर क्या वो रिटर्निंग ऑफिसर को कुछ सजा होगी अनिल मसीह की तरह? अगर इसको भी नहीं सजा होगी तो फिर कोई नया बन जाएगा अनिल मसीह। सवाल यहां टिक रहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, तो चाहे मिड टर्म करा दीजिए संतोष जी, चाहे फुल टर्म करा दीजिए, और चाहे मनोनीत करा दीजिए, झंझट खत्म कर दें। मनोनीत की एक लिस्ट जारी करा दें ज्ञानेश कुमार जी से कि ये मेरे 455 उम्मीदवार हैं, 65 और उम्मीदवार उसके हैं हमारे सहयोगियों के, और उसके बाद बचेंगे करीब 13-14 उम्मीदवार, ये सबके हैं। एक राहुल गांधी को कर दो, एक सोनिया गांधी को कर दो, इधर चलो तो अखिलेश यादव और डिम्पल को कर दो, उधर तेजस्वी को कर दो, नहीं माने तो मीसा भारती को भी कर दो, ममता बनर्जी और अभिषेक को कर दो, बाकी काम खत्म कर दो। नहीं, इसमें शिव जी अब इसमें एक पंगा है। अब ये देखिए कि रिजल्ट तो दे दिया उनको, वो थमा दिया भैया कि आप जीत चुके हो। अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख, आज चुनाव आयोग को सुनवाई होनी थी, चुनाव आयोग ने कहा कि हमें जी नोटिस की कॉपी नहीं मिली है, वो तारीख पर तारीख लेते रहेंगे। अब चुनाव आयोग को पता ना हो इस पूरे मामले का, ये कैसे हो सकता है? पूरा प्रतिनिधिमंडल गया। अब मान लीजिए कि ये चुनाव रद्द हो जाता है और दोबारा चुनाव होता है, तो एक ही सांसद का चुनाव होगा, और तब उस मामले में बीजेपी के पास तो वहां पे संख्या बल तो है। 3 सांसदों के चुनाव में 2 बीजेपी के पास जा रहा था, 1 कांग्रेस के पास था। अब अगर ये रद्द भी हो जाएगा तो भी फायदा बीजेपी को, अगर एक सीट के लिए चुनाव होगा।
या तो ये हो कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दे। अब पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट का बहुत इज्जत बहुत सम्मान करता हूं मैं, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल उठते हैं। दिक्कत है कि बहुत सारे सवालों का हम जिक्र नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता है। एक बात आपने कहा शिव जी कि विपक्ष प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, अरे वो तो छोड़िए, दिक्कत क्या है कि बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि जो नरेंद्र मोदी के खास है, वो खुद भी नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरते हैं। वो महिमा मंडन करते हुए तो बात करेंगे। मैं उत्तराखंड की बात सिंपल बता देता हूं। एक अग्निकांड हुआ दिल्ली में, उसमें उत्तराखंड से जुड़े हुए एक शेफ को गिरफ्तार कर लिया, मेरे घर के बगल में ही उनका घर है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग, उत्तराखंड से आने वाले सांसद हो, उत्तराखंड से आने वाले सांसद अनिल बलूनी हो, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खास है, वो हिरेन भाई जोशी के साथ मिलकर खबरों को रोकने और चलवाने का धंधा चलाते हैं। वो संपादकों को कैसे डराना है, रिपोर्टरों को कैसे हड़काना है, वो तमाम चीजें चलाते हैं। ये सब लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड के उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और हम इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बात करेंगे। अरे भैया, एफआईआर दर्ज किया दिल्ली पुलिस ने, गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस रेखा गुप्ता के अंडर आती नहीं है, दिल्ली पुलिस आती है किसके अंडर शिव जी? गृह मंत्री के अंडर। किसी की औकात नहीं है इनमें से कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले ले कि हम गृह मंत्री से बात करेंगे। उत्तराखंड के व्यक्ति को साथ इस तरह से भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह को फोन मिलाकर कहे कि नहीं जी, उत्तराखंड के इस व्यक्ति, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हो, बेचारी के हाथ में दिल्ली पुलिस है ही नहीं, है ही नहीं दिल्ली पुलिस। यही रोना तो अरविंद केजरीवाल रोते रहे। और एक चीज और मैं कहूंगा शिव जी, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए, क्योंकि मैंने समाचार प्लस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में लंबे समय तक काम किया, दिल्ली का डिप्टी ब्यूरो चीफ रहा हूं। देहरादून में बैठे पत्रकारों के दांत हुआ करते थे शिव जी, नेताओं को दौड़ा दिया करते थे वो। आज लखनऊ में योगी के जो भी प्रभाव हो, लखनऊ में आज भी 8, 10, 12 पत्रकार हैं शिव जी, जो योगी आदित्यनाथ सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। आप उत्तराखंड के किसी भी पत्रकार, देहरादून में जो पत्रकार कवर करते हैं सरकार को या कांग्रेस को, जरा फोन मिला लीजिए, आजकल वो पुष्कर धामी का नाम लेने से भी डरते हैं। बड़ा दुख होता है और शर्मिंदगी होती है। बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार जिनको मैं बहुत बहादुर मानता था, पता नहीं क्यों पुष्कर धामी देखने में तो शरीफ से ही लगते हैं, भोले वाले से ही लगते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर शिव जी, कम से कम योगी के मुकाबले तो भोले वाले ही लगते हैं। लेकिन धामी से भी वहां के पत्रकार इतने डरे से में रहते हैं कि नाम तक नहीं ले सकते। अब ये लोकतंत्र और जो भी कह लीजिए, मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे मित्र जो है इसका बुरा मानेंगे, मैं फोन पर भी उनको कहता हूं कि मैंने 10 मिनट तुमसे बात की, तमाम नेताओं का तुमने नाम लिया, जब भी मैं मुख्यमंत्री धामी की बात करता हूं कि उनकी सरकार में ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, तुम तुरंत उसको दूसरी तरफ घुमा देते हो। 10 मिनट में तुमसे एक बार भी पुष्कर धामी का नाम नहीं लिया गया यार। इस तरह की पत्रकारिता करोगे क्या? इस तरह की पत्रकारिता की हालत बना दी आप लोगों ने। खैर, ये तो उत्तराखंड के लोगों को सोचना चाहिए और बाकी लोगों को सोचना चाहिए। हम सीधे नंबर पे आ जाते हैं शिव जी, ये हुआ क्यों? 2-3 चीजें थी। आपको ऐसा, ये दर्शकों को जरूर सोचना चाहिए कि अचानक भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की इंतहा करने पे क्यों पहुंच गई है। मतलब अचानक भारतीय जनता पार्टी को सांसदों की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है क्या? नहीं, अचानक नहीं हुई है, लेकिन अब वो हर पार्टी को तोड़ने पे अड़े हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद, 28 में से 20 का आंकड़ा अभी तक पूरा नहीं हुआ है शिव जी, मैं बता रहा हूं आपको, 14-15 के आसपास ही घूम रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम इन्होंने डाल दिया, कई अन्य सांसदों का नाम डाल दिया, जिसपे लोग चौंके हुए हैं। आज तो कल्याण बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया कि नहीं, मुझे बुरे वक्त में ममता बनर्जी ने साथ दिया था, मैं अब आपको ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन जहां तक मेरे पास खबर है शिव जी कि शत्रुघ्न सिन्हा को यह ऑफर दिया गया है कि बांकीपुर जो पटना में विधानसभा का उपचुनाव होना है, जो नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है, वहां से उनके बेटे को बीजेपी टिकट देने का ऑफर दे रही है। तो पता नहीं शत्रुघ्न सिन्हा कब तक अड़ पाते हैं, लड़ पाते हैं, मुझे पता नहीं। बल्कि यहां तक कि जो मीडिया में आकर ममता बनर्जी के साथ वफादारी की कस्में खा रहे हैं, वो भी कब तक अड़ पाते लड़ पाते पता नहीं, क्योंकि ये 20 का टारगेट पूरा करना है ओम बिरला के दिल्ली आने से पहले, संसद के मानसून सत्र से पहले, बल्कि यूं कहूं कि तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी में विलय से पहले 20 का टारगेट ये पूरा करना है। अब इसके बाद टारगेट एक एक करके देखिए कैसे ये किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया था, 9 सांसद है उद्धव ठाकरे की पार्टी के, 7 सांसद लगभग देखिए 5 का कोटा ये पूरा कर चुके थे, 2 इनको और नहीं मिल रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद 7 का आंकड़ा इनका पूरा हो गया है, लेकिन ये इनको बीजेपी में शामिल नहीं करवाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं शिव जी। तो इन 7 सांसदों को एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल करवाने की तैयारी एक तरह से की जा रही है।
अब आज ये डीएमके के 22 सांसद, ये अब मोदी को लगता है कि नहीं ये हमारे साथ खड़े होंगे संसद के मानसून सत्र में, या तो हमारे साथ खड़े होंगे या मतदान में शामिल नहीं होंगे। फिर शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद, इसमें से भी 6 को तोड़ा जा रहा है। 6 का जुगाड़ इसमें हो गया है, सिर्फ ऐलान होगा। इन 6 का जो विलय होगा शिव जी, वो भारतीय जनता पार्टी में करवाने की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, ये लगभग वो बीजेपी में जाएंगे, लोकसभा की बात। लेकिन सबसे बड़ा जो किला, ये क्यों उत्तर प्रदेश से अभी भी डर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से पहले खबर आई कि कुछ सांसदों को तोड़कर उनको बहुजन समाज पार्टी में ले जाया जा सकता है, और फिर यूपी का जो 1-2 महीने तो स्पीकर उसको झेल लेंगे, सदन में मतदान हो जाएगा, उसके बाद जो है वो यूपी के विधानसभा चुनाव के साथ ही उन कुछ सीटों के लिए उपचुनाव हो जाएगा लोकसभा का, और वो फिर जीत कर आ जाएंगे। लेकिन उसमें ममता बनर्जी की व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई तरह की अपनी एक अलग भूमिका है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से मोदी साहब डर रहे हैं। तो 20 तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 7, डीएमके के 22, शरद पवार के 6 और आम आदमी पार्टी के 3 मिलाकर ये हो जाते हैं शिव जी 58। और टारगेट कितने का रखा गया था? सिर्फ 54 का। तो बीजेपी अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। अब क्यों टारगेट 54 का रखा गया था वो भी बता देता हूं। महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल, महिला आरक्षण नहीं शिव जी, महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल जब सदन के अंदर लाया गया था तो 543 सदस्यीय लोकसभा में 2/3 यानी 362 सांसदों का समर्थन चाहिए था। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या होती है कि जितने मौजूद है उनका 2/3 होना चाहिए और लोकसभा के कुल स्ट्रेंथ का आधे से 1 ज्यादा होना चाहिए। तो सिर्फ 528 सांसदों ने लोकसभा में वोट डाला था। 528 में से 298 बिल के पक्ष में थे यानी मोदी साहब के साथ थे, और 230 जो थे वो विपक्ष में थे। 68 का अंतर था। लेकिन ये सिर्फ 68 का अंतर नहीं था। अगर 528 सांसद वोट करें वोटे तौर पर, तो इसका 2/3 बनता है 352। यानी अब आपको इस सिचुएशन में 352 वोट चाहिए। मिले कितने थे? 298। कम कितने थे? 54 वोट कम थे। अमित शाह को टारगेट दिया गया 54 जुगाड़ करना है, और लोकसभा के मानसून सत्र से पहले 58 का जुगाड़ हो चुका है। ये सूत्र बता रहे हैं कि मानसून सत्र में सरकार इस बिल को लाएगी, महिला आरक्षण का जामा पहनाते हुए लाएगी, इस बिल को पास करवाएगी, और फिर आनन फानन इतनी तेजी से, क्योंकि चुनाव आयोग को तो करना नहीं है शिव जी, हम और आप तो जानते हैं व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ जाते हैं और व्हाट्सएप पे ही हो जाता है। क्या पता इन्होंने उसका एक डिलिमिटेशन का पूरा खाका तैयार करके रखा हो। जैसे ये बिल पास होगा 1 महीने के अंदर वो सारी प्रक्रिया, 1-1.5 महीने के अंदर वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद लोकसभा भंग कर दिया जाएगा, और अक्टूबर-नवंबर में संसद का मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल करवाने की तैयारी है। और इसकी वजह मैं बता चुका हूं। एक तो आप महिला आरक्षण बिल जब लेके जाएंगे, बाकी काम हमारे एंकर और एंकरानियां कर देंगे, अखबारों का फ्रंट पेज कर देगा। ऐतिहासिक फैसला, मोदी साहब ने देश की महिलाओं को आजादी दे दी पहली बार। अब कोई ये तो बताएगा नहीं कि जब 1947 में हम आजाद हुए थे, जब हमारा संविधान बना था, हम गुलाम थे, वहां तक महिलाओं को वोट देने की आजादी नहीं थी। लेकिन हमारी संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने कहा नहीं, न शिक्षा, न लिंग, न भाषा, न धर्म, न जाति, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और हमारे देश के पहले आम चुनाव में 1951-52 में सबको, महिला समेत सबको वोट देने का अधिकार दिया गया था। कोई अगर जाके रिसर्च करेगा तो उस समय वोटर लिस्ट बनाना कितना मुश्किल काम था। महिलाओं से जाकर उनका नाम पूछना, उनके पति का नाम पूछना, वो ग्रामीण परिवेश था, महिलाएं उसमें पति का नाम नहीं लिया करती थी। तो बड़ी गजब टाइप की वोटर लिस्ट बनी थी और दिक्कतों के साथ बनी थी, लेकिन फिर भी चुनाव में महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। अब उसको अलग कर देंगे। अब तो हमें बता दिया गया कि भैया नेहरू जी 52 के बाद प्रधानमंत्री बने थे, 52 से पहले तो निर्वाचित ही नहीं थे, चुने हुए ही नहीं थे। तो अब वो महिलाओं को अब कहा जाएगा कि मोदी जी ने दूसरी आजादी दे दी, और उस दूसरी आजादी का नारा लगाकर नरेंद्र मोदी साहब मध्यावधि चुनाव में उतर जाएंगे और इस देश की जनता की आंखों में एक बार फिर से धूल झोंकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे ही दिसंबर क्रॉस हो जाएगा, फिर आपको विधानसभा चुनाव में जाना होगा। यूपी में उम्मीद बहुत अच्छी लग नहीं रही है, पंजाब से बहुत अच्छी रिपोर्ट निकलकर सामने आ नहीं रही है। मणिपुर में क्या मणिपुर की जनता आपको लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी? गोवा के हालात हम सबको पता ही है। तो इस तरह में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद उनको लग नहीं रही है।
उत्तराखंड में समझ लीजिए कि क्या बुरी हालत है, वहां सब मुख्यमंत्री बने जाने के लिए लड़ रहे हैं आपस में, क्या भीतरघात होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव करवा लिया जाए, और जब लोकसभा चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद एक नए बल के साथ विधानसभा चुनाव में जाया जाए और योगी को कहा जाए कि भाई साहब घर बैठ जाओ, बहुत हो गया। क्योंकि जब दोबारा ये यूपी से लोकसभा चुनाव ज्यादा सीटें जीत ली आएंगे तो फिर इनको योगी की जरूरत नहीं होगी, फिर इनको किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, अब मैं गोदी मीडिया के शब्दों में मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा शिव जी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चाल है। इससे पहले कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आए, इससे पहले कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आए, और इससे पहले जब एक एक सीट पर ये मिलकर चुनाव लड़े, और ये कैसे चुनाव लड़ेंगे जरा मैं बता देता हूं। 1989 का लोकसभा चुनाव शिव जी, वीपी सिंह, उस पूरे चुनाव में आप देखिए कि वीपी सिंह के नेतृत्व में तमाम राजनीतिक दल, लेफ्ट फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी, ये सब आपस में मिलकर लड़े थे। कौन सी सीट किसके लिए छोड़ी जाएगी, किस तरह से छोड़ी जाएगी, वो एक रणनीति बनाई गई। उसी पैटर्न पर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में काम करने वाले थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रफ्तार तो हमें पता है, हमें इंडिया गठबंधन की रफ्तार तो हमें पता है। हर 2 महीने पे बैठक करेंगे, पता लगा दूसरा 2 महीना जब आएगा तब तक तो बाजी हाथ से निकल चुकी होगी। इस देश की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल जो है वो होने जा रहा है शिव जी। चलिए, दर्शकों पर भी ये सवाल छोड़ेंगे कि क्या आपको लगता है मोदी जी कोई बड़ा निर्णय लेंगे, मोदी जी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं या मिड टर्म चुनाव में जा सकते हैं? आपकी क्या राय है? जिस हिसाब से सियासत की जो पींगें बढ़ रही हैं, आगे जो गोटियां सेट की जा रही हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करती दिख रही हैं। तो आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर लिख भेजें। फिलहाल संतोष जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।